जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। ईरान से कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही, ना ही इसराइल से आ रही हैं, बल्कि ईरान ने भी आज 8वां हमला किया है और इसराइल के उसने फ़िज़ाई अड्डे उड़ा दिए और उसके बाद फिर इसराइल ने हमले किए और उन हमलों में ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनकी तबाह होने की खबरें आ रही हैं। अब ये कौन सी न्यूक्लियर साइट है जिसे तबाह कर दिया गया है और जो ईरान के हमले हैं उनका क्या नतीजा निकला, ये पूरी डिटेल आपको इसी वीलाग में दी जाएगी। और ईरान से बीएलए के जासूस गिरफ्तार हो गए और उन जासूसों ने तकरीबन $3.2 मिलियन ट्रांसफर किए थे। ये ट्रांसफर किसको किए थे और पाकिस्तान के अंदर कौन था जिसको ये ट्रांसफर किए गए थे और ये डॉलर कहां पे इस्तेमाल हुए, एक बड़ी धमाका खेज खबर है जो ईरान से आई है और इसका ताल्लुक बीएलए के साथ है और बीवाईसी के साथ है। बीवाईसी और बीएलए क्या कर रही थी ईरान के अंदर और वहां पे कौन से जासूस गिरफ्तार हुए, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और ट्रंप ने नोबेल इनाम लेने से इनकार कर दिया है, कैसे लिया, क्यों लिया, ये भी आपको इसी वीलाग में बताया जाएगा। और आयतुल्लाह ने अपने जानशीन नामजद कर दिए हैं। ये कौन से जानशीन है जिनको नामजद किया गया और क्या वाकई आयतुल्लाह खामनाई अब शहादत के लिए तैयार बैठे हों, ये भी आपको इसी इलाके में बताया जाएगा। और पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत हो गई है और इसके साथ साथ ईरान पर हमले के लिए 2 हफ्ते दरकार है, ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है। और इसके साथ साथ चाबहार से 141 एजेंट गिरफ्तार हुए हैं जिसके अंदर मोसाद के एजेंट्स भी हैं और साथ साथ इंडियन एजेंट भी हैं और ये डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर किया गया और पाकिस्तान ने उसके ऊपर क्या किया। इसके साथ साथ इसराइल ने ये दावा किया है कि उसने कुद्स फोर्स का सरबराह शहीद कर दिया। कि क्या सारी खबरें ठीक हैं और क्या ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है उसकी क्या नोयत है और आने वाले दिनों में इसके अंदर से क्या क्या सूरत हाल निकल सकती है, ये सारी चीज़ें हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। लेकिन वीलाग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलाग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हो। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को टच कीजिए ताकि आपको ताज़ा खबरें मिलती रहें। सबसे पहले ईरान और इसराइल की जंग की सूरत आपके सामने रखते जाते हैं। आज ईरान ने 18वां हमला किया और उस हमले में उसने इसराइल के फौजी मराकज़ तबाह कर दिए और उसके साथ साथ 2 फ़िज़ाई अड्डे तबाह कर दिए और ये बहुत बड़ा लॉस है इसराइल का। और इसके साथ साथ दिफाई सनतें, यानी वो जहाँ पे मिसाइल बनते थे और टैंक्स बनाए जाते थे और जहाज़ बनाए जाते थे इसराइल के अंदर, उनको भी ईरान ने तबाह कर दिया है। और इसके साथ साथ इसराइल का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी तबाह कर दिया है ईरान के मिसाइल्स की मदद से। और इस मरतबा सिर्फ ईरान ने वहाँ मिसाइल नहीं भिजवाए बल्कि उसने ड्रोन्स भी भिजवाए हैं। और अब बाकायदा इसराइल की अपनी एजेंसियों के 450 हमले ईरान ने इसराइल के ऊपर किए हैं, जिनमें से 400 हमले ड्रोन्स के भी हैं। यानी ड्रोन्स के 400 हमले और जो मिसाइल्स के हमले हैं वो 450 हैं। इन दोनों को मिलाया जाए तो 850 हमले जो हैं वो इसराइल के ऊपर ईरान की तरफ से हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। और ये जो 18वां हमला है उसके अंदर अब मगरबी किनारा और गोलान की जो पहाड़ी हैं उसके ऊपर भी हमला किया गया और ये पहली मरतबा गोलान की पहाड़ियों पर ईरान ने हमला किया और साथ साथ मगरबी किनारे को भी हदफ बनाया। और वहाँ पे जो न्यूक्लियर साइट्स थी इसराइल की और उसके साथ साथ दिफाई मराकज़ थे और वहाँ पे जो उनकी फैक्ट्रीज थी उनको भी उड़ा दिया गया। वहाँ जो छोटी बस्तियाँ हैं और उसके अंदर को ख़ास किस्म के लोग इसराइल के वहाँ पे रहते हैं, उन बस्तियों के अंदर उनके ऊपर भी हमला किया गया और ये बहुत बड़ा टारगेटेड हमला था। यानी बाकायदा जासूसी के ज़रिए ईरान को पता चला था कि वहाँ किस किस जगह पे हमला करना है। तो ईरान ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है आज के दिन। लेकिन उसके बाद फिर इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और इस मरतबा जो उसका हदफ था वो इस्फहान का न्यूक्लियर प्लांट था। और इस्फहान के सबर्ब्स में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है जो ईरान ने बनाया है और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, लेकिन मुसलसल इसराइल की तरफ से इसको हदफ बनाया जा रहा है। और अब इसराइल ने दावा किया है कि हमने ये न्यूक्लियर साइट उड़ा दी है, जबकि जो आज़ाद ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस टाइप का कोई वाक़या यहाँ पे नहीं हुआ। हमला ज़रूर हुआ है लेकिन साइट नहीं उड़ी क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की ताबकारी के असरात मौजूद नहीं है। अगर ये ताबकारी होती तो इस्फहान शहर को बहुत नुकसान पहुँचना था, लेकिन ना किसी जगह पे ताबकारी नोट की गई और ना ही इस्फहान के शहरियों को किसी किस्म की तब्दीली महसूस हुई। इसके साथ साथ इसराइल का ये दावा है कि आज हमने जितने हमले किए हैं इस्फहान की साइट्स पे, उसके बाद ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो 2 साल पीछे चला गया है। यानी अब अगर वो दोबारा इस लेवल पे आना चाहें तो उन्हें मजीद 2 साल उसके ऊपर खर्च करने पड़ेंगे।
तो अब इसराइल की तरफ से ये मुसलसल दावा किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक दावा किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो इसराइल है उसके पास न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और सरदस्त अमेरिका भी उन्हें यह सिस्टम नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है वो बंकर बस्टर बम्स की बात कर रहे हैं जो ज़ाहिर है इस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास हैं और इसराइल ये बंकर बस्टर बम लेना चाहता है और साथ साथ वो जहाज़ भी लेना चाहता है जो इन बंकर बस्ट बम्स को बाकायदा न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर या फर्दों की न्यूक्लियर साइट से ज़्यादा डिटेल के साथ अगर हम बात करें तो उसके ऊपर गिराना चाहता है। लेकिन मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूं कि 3 वजूहात है जिसकी वजह से अमेरिका इस झांसे में नहीं आ रहा। पहली वजह तो ये है कि ये एक यूनिक किस्म का बम है जो 30,000 पाउंड वजनी है और जहाज़ के अंदर, और जहाज़ भी इसका यूनिक है, ज़हन में रखिएगा कि इसको फेंकने के लिए ख़ास किस्म का जहाज़ है जो उसको कैरी कर सकता है और ये जहाज़ भी सिर्फ अमेरिका के पास है और एक परवाज़ के अंदर जहाज़ सिर्फ 2 बम्स ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अमेरिका इस खसूसी टेक्नोलॉजी को किसी के हवाले भी नहीं करना चाहता और उसे यूज़ भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसका ख्याल यह है कि अगर ये किसी को दे दी गई या किसी के हवाले कर दी गई तो वो इसको रेप्लिकेट कर लेगा, जिसके बाद इसकी जो इनफरादियत है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा ये है कि अमेरिका इसलिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि अगर इसे इस्तेमाल कर लिया और इस्तेमाल होने के बाद भी अगर ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह नहीं होती तो फिर इसकी जो माइट है, जो इसके बारे में एक क्लेम था, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अमेरिका का जो गलबा है वो दुनिया के अंदर ख़त्म हो जाएगा। लोगों को, दुनिया के मुल्कों को महसूस हो जाएगा कि अमेरिका सिर्फ ब्लफ करता रहा है और इसका बम जो है वो हवा के अंदर ही ठुस हो गया। तो अमेरिका ये नहीं चाहता। और दूसरी उसकी वजह यह भी है कि जब ये फर्दों की न्यूक्लियर साइट पे हमला किया जाएगा तो वहाँ पे जो यूरेनियम है वो 60% अफसूदा है और अगर वो ताबकारी हो गई तो पूरे इलाके के अंदर ताबकारी फैल जाएगी। इवन जो अरब कंट्रीज़ हैं उन सब के अंदर भी ताबकारी फैल जाएगी और अरबों को बहुत ज़्यादा खदशा है इस चीज़ का और उसका जो नुकसान है वो ज़ाहिर है फिर पूरी दुनिया को होगा और अमेरिका ये नहीं चाहता। और इसके साथ साथ अमेरिका का ये भी ख्याल है कि अगर हमने अटैक कर दिया तो इसराइल तो साइड पे रह जाएगा, उसके बाद ईरान के साथ हमारी जंग शुरू हो जाएगी और ईरानी हमें हर जगह पे उसका बदला लेंगे या तबाह बर्बाद करेंगे जिसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी और अमेरिका ये कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से अमेरिका इस बम की तरफ नहीं जा रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर ये कहा है कि इसराइल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास है, लेकिन हमें इसे यूज़ करने के लिए या अपने आप को तैयार करने के लिए 2 हफ्ते चाहिए। अगर 2 हफ्तों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हो सकता है फिर हम ये फैसिलिटी इस्तेमाल कर लें। लेकिन सरदस्त मुझे नहीं लगता कि ट्रंप उस साइड पे जाएंगे क्योंकि इसके खतरात बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ ईरान से ये खबर आई कि आयतुल्लाह खामनाई साहब ने अपने 3 जानशीन जो हैं उनकी अनाउंसमेंट कर दी है और तीनों उलमा कराम हैं और इनका इनके ख़ानदान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। सब लोगों का ख्याल ये था, बल्कि कुछ लोगों का ख्याल ये था कि आयतुल्लाह साहब अपने साहबजादे मुज्तबा खामनाई को अपना जानशीन मुकर्रर करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पासदारान के अंदर इन्वॉल्व हैं और पासदारान की इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा करते हैं और वो इस पूरे सिस्टम के अंदर 32 साल से हैं। लेकिन खामनाई साहब ने अपने साहबजादे का नाम उन जानशीन की फहरिस्तों में शामिल नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल ख़ानदान से हट के 3 लोगों के नाम अनाउंस किए हैं और उन्होंने फरमाया कि इनमें से किसी शख्स को भी आप मेरे बाद आयतुल्लाह मुंतखब कर लीजिएगा। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आयतुल्लाह खामनाई साहब जो हैं इनकी उम्र 86 साल है और ये कैंसर पेशेंट हैं और साथ साथ ये 32 साल से आयतुल्लाह हैं और अब इन्हें महसूस ये होता है कि किसी वक्त भी अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से इनके ऊपर हमला हो सकता है जिसके बाद इनकी जान जा सकती है। तो इन्होंने शहादत के लिए अपना जहन तैयार कर लिया है और अब बाकायदा इन्होंने अपने जानशीन तैयार कर लिए क्योंकि उसके बाद अमेरिका की तरफ से बार बार ये धमकी दी जा रही है। बल्कि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हमें मालूम है कि आयतुल्लाह कहाँ पे छुपे हुए हैं लेकिन हम उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहते। इस ऐलान के बाद आयतुल्लाह साहब ने तमाम जो डिजिटल गैजेट्स हैं वो अपने से दूर हटा दिए हैं। अब उनके साथ कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं सिवाय उनका एक ख़ास खादम के ज़रिए, वही उनका मैसेज रिकॉर्ड करता है और उसके बाद कैमरास को वहाँ से हटा दिया जाता है और वो फिर पैगाम थोड़ी देर बाद जाके अनाउंस किया जाता है या उसे नशर किया जाता है। लेकिन आयतुल्लाह खामनाई साहब के पास किसी किस्म का कोई गैजेट नहीं है और वो एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे आलात ना होने के बराबर हैं ताकि अमेरिका या इसराइल उनके ऊपर हमला न कर सके। लेकिन इसके बावजूद खदशात जो हैं वो अपनी जगह पे कायम हैं क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई साहब बड़ी शख्सियत हैं और अगर खुदा न खास्ता इनके ऊपर हमला हो जाता है तो पूरी शिया कम्यूनिटी, पूरे शिया मुसलमान जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उन सब के ज़ाहिर दिल आज़ारी होगी और उसके बाद एक नई किस्म की सूरत डेवलप होगी जिसका सामना अमेरिका को भी करना पड़ेगा और इसराइल को भी करना पड़ेगा।
हम इसके साथ साथ एक और ख़बर आपके सामने पेश करते जाते हैं। आज एक बड़ा हैरानकुन किस्म का वाक़या पेश आया और ये वाक़या चाबहार के अंदर पेश आया था। अगर आपको याद हो तो कुलभूषण यादव एक जासूस था इंडिया का, जो पाकिस्तान के अंदर से गिरफ्तार हुआ था और ये चाबहार के अंदर रहता था और ये ईरान की तरफ से वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता था, तो इसको गिरफ्तार किया गया। तो अब चाबहार के ऊपर ईरान की अपनी एजेंसीज ने वहाँ पे एक बड़ा ऑपरेशन किया है और एक गोदाम के अंदर छापा मारा है। वहाँ से 141 एजेंट्स निकले हैं, जिनमें से 121 एजेंट्स इंडियन थे और उनके साथ 20 एजेंट्स जो थे इसराइली थे। तो 20 एजेंट इसराइली थे, 121 इंडियंस थे और टोटल 141 हैं। और ये सब लोग मिल के मुसाद के साथ मिल के ईरान के अंदर कार्रवाई कर रहे थे और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहे थे। जब इन लोगों की सारी चीज़ों को रिकवर किया गया, डिस्कवर किया गया, तो पता चला कि इनके पास सैटेलाइट फ़ोन्स थे। वो सैटेलाइट फ़ोन्स इनसे ले लिए गए, बरामद कर लिए गए। फिर एक वॉलेट लॉग था जिसके ज़रिए ज़ाहिर है कोई उसके अंदर कोड्स थे जिसको ये शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। फिर एक हार्ड ड्राइव मिली है और जब हार्ड ड्राइव को खोला गया, उसको चेक किया गया, तो उसमें से बहुत से प्रोजेक्ट निकले, जिनमें से एक प्रोजेक्ट का नाम गोल्डन था। और ये जो गोल्डन प्रोजेक्ट है, गोल्डन एशिया बल्कि, तो इसके ज़रिए बलूचिस्तान के अंदर फसादात फैलाए जा रहे थे और बड़ी डिटेल उसमें से निकली है। उसके मुख्तलिफ पेजेस हैं, जिनमें से एक पेज है जिसका नाम गवादर पोर्ट था, यानी गवादर के अंदर जो BLA ऑपरेशन कर रही थी या जो इसके साथ साथ BYC ऑपरेशन कर रही थी, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर से मिली थी। और इसके साथ साथ एक पेज था जिसके अंदर पंजगूर लिखा हुआ था और फिर एक पेज था जिसके अंदर मंद लिखा हुआ था। लिहाजा मंद के इलाके के अंदर और पंजगूर के इलाकों के अंदर जो BLA ऑपरेशंस कर रही थी या दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही थी, वो सारे इन पेजेस से अंदर निकले हैं। और इन दोनों के ऊपर, पंजगूर के ऊपर और मंद के ऊपर, सुर्ख दारे लगे हुए थे। और BLA जो था, बल्कि उसके साथ ये भी लिखा हुआ था कि BLA रिमोट रिले नूड्स, ये उसका टाइटल था इंग्लिश के अंदर। और इसके साथ साथ नोड और साथ K7 भी एक लिखा हुआ था, एक पेज ये भी था। और इसके साथ कराची लिखा हुआ था, नोड K7 कराची। और ये पता चला कि कराची के अंदर जो मुसाद है और उसके साथ साथ रा है, उसके ड्रॉप बॉक्सेस हैं और उन ड्रॉप बॉक्सेस के ज़रिए ऑपरेशंस किए जाते थे। फिर BLA और BYC को बाकायदा मालूमात भी दी जाती थी और उसके साथ साथ उन्हें फ़ंड पीछे दिए जाते थे। बल्कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक शख्स का नाम राजेश सिंह है और इसका नाम उर्फियत जो इसकी रमज़ान है, ये मुसलमान बना हुआ था लेकिन ये मुसाद का एजेंट है और इंडियन है और असल नाम इसका राजेश सिंह है। तो जब इसके बारे में मज़ीद थोड़ी सी इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये बेसिकली बम्बई के अंदर एक टेक कंपनी है, उसका CFO है, लेकिन ये यहाँ पे BYC की फंडिंग के लिए ईरान में बैठा हुआ था। और इसने दुबई की 3 कंपनीज़ के ज़रिए, कंपनीज़ के नाम भी मैं आपके सामने रखता जाता हूँ, इनमें से एक सहर FZE है, एक कंपनी है, और दूसरी जो है ना कॉपर लाइन LLC है, और तीसरी बदर ट्रेडर्स है। इन तीनों कंपनीज के ज़रिए इसने BYC को $3.2 मिलियन ट्रांसफ़र किए थे और दुबई के ज़रिए ट्रांसफ़र किए थे। और ये पैसे 24 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन पे खर्च किए गए थे। और बहुत सारे अकाउंट्स थे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स, जिनके ज़रिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और उसके बाद जब ये गिरफ्तार हुआ तो वो सारे अकाउंट्स जो है, जब उनको लॉग इन किया गया, चेक किया गया, तो पता चला कि वो सारे बंद हो गए हैं। तो वो उसके बाद बंद कर दिए गए। ये सारी इंफॉर्मेशन ईरान की एजेंसियों ने पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ शेयर की और पाकिस्तान ने फिर पंजगूर के अंदर इनका एक असला डिपो है, उसके ऊपर छापा मार के असला सारा बरामद कर लिया। फिर इसके साथ ही तुर्बत के अंदर BYC के जो एक मीडिया सेल है उसके ऊपर भी छापा मारा गया और वहाँ से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। और ये वो इंफॉर्मेशन थी जो ईरान के ज़रिए BYC को दी गई थी। और इसके साथ साथ कोयटा के अंदर जो ईरान से स्मगल पेट्रोल के जो मालकान हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि उनका ताल्लुक भी BYC और BLA के साथ था और वो भी सारी फंडिंग के दरमियान एक दूसरे के साथ लिंक्ड थे। तो एक बहुत बड़ा कॉर्टेल पकड़ा गया जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था। और ये साबित हो गया कि जो BLA है उसका ताल्लुक मुसाद के साथ भी है और इंडियन एजेंसीज के साथ भी है और वहाँ से बाकायदा इनको फंड्स आते थे। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक ट्वीट दी है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब, हमने कांगो और रवांडा के दरमियान भी जंग रोक दी और ये बहुत बड़ा वाक़या है और इससे अफ्रीका के अंदर बहुत स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन इसके बावजूद मैं नोबल
प्राइज़ हासिल नहीं करना चाहता। साथ उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोकी, लेकिन इसके बावजूद मैं नोबेल प्राइज़ नहीं लेना चाहता। फिर उन्होंने कहा कि सर्बिया और कोसोवो के दरमियान भी मैंने जंग रुकवाई, लेकिन इसके बावजूद मैं नोबेल इनाम नहीं लेना चाहता। फिर उसने कहा कि मिस्र और इथोपिया के दरमियान भी मैंने मामलात को सेटल किए, बल्कि इथोपिया के एक डैम के लिए हमने पैसे भी दिए, जैसे उन्होंने फौरी तौर पे अपने पानी का बंदोबस्त, क्योंकि ये पानी जो है नाइल रिवर के अंदर ज़ाया हो रहा था, तो इथोपिया ने अब उसके ऊपर डैम बना लिया है, पैसे हमने दिए। तो लेकिन मैं इसके बावजूद नोबेल प्राइज़ नहीं चाहता। फिर उसने कहा कि इब्राहिम अकॉर्ड मैंने करवाया, लेकिन इसके बावजूद मैं नोबेल प्राइज़ नहीं चाहता। फिर उसने कहा रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर जो मेरा किरदार है वो भी सबको पता है, लेकिन मैं इसके बावजूद नोबेल प्राइज़ नहीं चाहता। और इसराइल और ईरान के दरमियान जो मामलात को सेटल करना चाहता हूँ वो भी सारी दुनिया को पता है, लेकिन मैं नोबेल प्राइज़ नहीं चाहता। लेकिन लोग जानते हैं मेरी एफ़र्ट्स को, और मेरे लिए इतना काफ़ी है कि लोग मेरी एफ़र्ट्स को जानते हैं। पाकिस्तान ने क्योंकि नामज़दगी करने का फ़ैसला किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को 2026 में नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, तो इसके साथ साथ उन्होंने इस टाइप की गुफ्तगू करनी शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नोबेल प्राइज़ हासिल करेंगे और पाकिस्तान की मदद से हासिल करेंगे, और ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एहसास होगा कि पाकिस्तान एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को नोबेल इनाम लेके देगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पेट्रोल की किल्लत होगी और आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग का सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है पेट्रोल की तजारत पे होता है। हॉर्मुज़ जहाँ से ये पेट्रोल के टैंक्स आते हैं वो ज़ाहिर है वहाँ पे जंग शुरू है और हालात वहाँ पे टाइट हो गए हुए हैं। जीपीएस सिस्टम वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। अभी कल एक जहाज़ पेट्रोल लेके आ रहा था, उसका जीपीएस 2 घंटे बंद रहा, जिसकी वजह से जहाज़ फिर समंदर से गुजर नहीं सका और उस वजह से भी फ्रेट के अंदर इजाफा हो रहा है। इससे पहले एक जो टैंकर होता था ऑयल टैंकर, उसका किराया $9 लाख था, लेकिन 3 दिनों के अंदर बढ़ के वो $11 लाख से लेके $12 लाख तक चला गया, जो बहुत ज़्यादा है, टू मच है, और उसका इफेक्ट जो है वो पेट्रोल की कीमतों पे आ रहा है। साथ ही इंश्योरेंस जो है $15,000 से बढ़ के $22,000 हो गई है, जिसकी वजह से भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान ने फौरी तौर पर 14 करोड़ लीटर पेट्रोल का जो एक ऑर्डर दे दिया कि पाकिस्तान को अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में शॉर्टेज होगी, लेकिन ओगरा का ये कहना है कि घबराने वाली कोई बात नहीं, पाकिस्तान के अंदर ज़ख़ीरा मुकम्मल है। लेकिन इसके बावजूद एक पैनिक की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आपके पास भी अगर कोई ऑप्शन है तो पेट्रोल अपने पास इजाफी रख लें। हो सकता है आने वाले दिनों में पेट्रोल महंगा भी हो जाए, और ये भी ऐन मुमकिन है कि पेट्रोल की सप्लाई रुक जाए, क्योंकि इसका इफेक्ट इस जंग का डायरेक्ट जो है वो पेट्रोल के ऊपर होगा और पूरी दुनिया इसके ऊपर वरीड है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।